नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी तीसरे भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के विषय में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया गया। यह इंडेक्स नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर एक क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इस बार के सूचकांक में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अलग अलग वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी ये पिछले साल भी नंबर 1 पर था। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए वर्ष 2020 में 9वें स्थान के मुकाबले वर्ष 2021 में 7वीं रैंक हासिल की है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मेराज अहमद खान हैं। और दूसरा, इस विश्व कप का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। दक्षिण कोरिया के चांगवान में संपन्न हुए निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। इसमें भारतीय निशानेबाज मेराज अहमद खान ने स्कीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज बन गए हैं। 46 साल के मेराज अहमद खान ने इस प्रतिस्पर्धा में दक्षिण कोरिया के मिनसू किम और ब्रिटेन के बेन लिवेलिन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन निशानेबाजी से जुड़े खेलों, जिसमें ओलंपिक शूटिंग कार्यक्रमों और कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेल आयोजन शामिल हैं, इनका ये शासी निकाय है यानी गवर्निंग बॉडी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन पता करना है। आपके विकल्प हैं ए, अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। बी, ये एस फिरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। सी, इसमें सुअरों को तेज बुखार एवं उनके शरीर पर चकत्ते पड़ने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। अथवा डी, ये एक जूनोटिक बीमारी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में लखनऊ में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से लगभग 125 सुअरों की मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से यहां से जीवित और मृत सुअरों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट आ गई है। इन नमूनों में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। ये एस फिरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। सुअर को तेज बुखार, लड़खड़ा कर चलना, सफेद सुअर के शरीर पर नीले चकत्ते होना, सुस्ती, खाना पीना छोड़ देना, ये सभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लक्षणों में शामिल हैं। राहत की बात यह है कि यह बीमारी कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी ये पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी इस प्रश्न में भी आपको गलत कथन ही पता करना है। विकल्प हैं ए, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। बी, अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सी, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। अथवा डी, निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 100 समर्थन करने वाले होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना 25 जुलाई को उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए और निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में हाटी समुदाय सुर्खियों में था, यह किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हैं ए, हिमाचल प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, सिक्किम अथवा डी, हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी हिमाचल प्रदेश से ये हाटी समुदाय संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमाचल के सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र यानी गिरिपार में रह रहे हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय का दर्जा मिल सकता है। हाटी समुदाय लंबे समय से जनजातीय दर्जा देने की मांग करता आ रहा है। इस बारे में हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ड्राफ्ट भेजा जा चुका है और अभी इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। बता दें कि संविधान 2 तरीके से जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देता है। पहला, संविधान की 5वीं अनुसूची के मुताबिक जनजातीय क्षेत्र का दर्जा और दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची के मुताबिक जनजातीय क्षेत्र का दर्जा। 5वीं अनुसूची भारत के बड़े हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को तय करती है, जहां अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किया जाता है, जबकि 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, इसके प्रशासन से संबंधित है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।